नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कांग्रेस ने अपने उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बुलंदशहर से सुशील चौधरी को टिकट मिला है। फिरोजाबाद के टुंडला से स्नेहलता को टिकट दिलाया गया है और वहीं घाटमपुर सीट से कृपा शंकर कांग्रेस के प्रत्याशी, नौगावा सादात से डॉक्टर कमलेश सिंह को टिकट मिला है। देखिए, टिकट का जो बंटवारा है वो समाजवादी पार्टी में भी 4 सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। घाटमपुर सीट से कृपा शंकर कांग्रेस के प्रत्याशी, अमरोहा की नौगावा सादत से डॉक्टर कमलेश सिंह को टिकट मिला है। यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। 7 सीटों पर उपचुनाव, जिनमें से 5 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने। एसके हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। एसके, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब कांग्रेस ने भी अपने 5 प्रत्याशियों के नाम समक्ष रख दिए हैं, सबके जो कि दावेदारी पहले ठोक रहे थे और उम्मीदवारी अब उनकी साबित हो चुकी है और अब चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें से 6 उसके पास पहले से थी, 7वीं सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, वो 7 सीटें बीजेपी के खाते में आए। लेकिन अभी अगर सीट जारी करने के बारे में हम सोचें तो बीजेपी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पीछे कर दिया है। जहां पहले समाजवादी पार्टी ने पहले ही 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं अब कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अमरोहा की नौगावा सादात सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर कमलेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बुलंदशहर सीट से कांग्रेस ने सुशील कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं टुंडला सीट से कांग्रेस ने स्नेहलता को प्रत्याशी बनाया है। कानपुर की घाटमपुर सीट से, जो कि उत्तर प्रदेश की मंत्री रही कमल रानी वरुण की सीट है, उस पर कृपा शंकर को प्रत्याशी बनाया। वहीं देवरिया सीट से मुकुंद भास्कर मणि को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो हम कहीं न कहीं जाति और धार्मिक समीकरण को बैठाते हुए कांग्रेस ने कोशिश की है कि इन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर उत्तर प्रदेश में खाता खोला जाए, ताकि 2022 के इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश को दी जाए। जी अच्छा, अगर इन 5 उम्मीदवारों का सियासी समीकरण के हिसाब से इनका पूरा बैकग्राउंड देखा जाए या फिर इनकी सियासी ताकत को अगर देखा जाए तो कितना कड़ा मुकाबला दे सकते हैं ये बाकी और पार्टियों को? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें कि कांग्रेस जहां 2017 का चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो या 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही थी। तो ऐसी स्थिति में अब जो ये उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पिछले करीब 6 महीने से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव है, तो कोशिश की गई है कि जिस सीट पर जिस प्रत्याशी का प्रभाव ठीक है उसको प्रत्याशी बनाया जाए और उसके जरिए कहीं न कहीं एक खाता खोलने की कोशिश होगी, क्योंकि इन 7 सीटों में कांग्रेस की एक भी सीट वर्तमान में नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की कोशिश जरूर होगी कि ये खाता अगर खुलता है ये जाति और धार्मिक समीकरण के आधार पर, तो कहीं न कहीं 2022 में संदेश लोगों के बीच जाएगा। आप देखना ये होगा कि जब 3 तारीख को, मतलब ये मानकर चले एसके कि कांग्रेस इस वक्त जीतने या हारने से ज्यादा जरूरी इस चुनाव को इसलिए मान रही है कि उसकी प्रेजेंस दर्ज होनी चाहिए, किसी को ये ना लगे कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं रेस में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की कोशिश यही होगी। सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ में। मैं आती हूँ एसके। सुरेंद्र राजपूत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। क्योंकि उपचुनाव इस वक्त कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली स्थिति के लिए भी है, क्योंकि उपचुनावों को चुनाव से पहले वार्म अप के तौर पर देखा जाता है और कांग्रेस अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए मजबूती से प्रयास भी कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस इस बार क्या कुछ चमत्कारिक समीकरण पैदा करने वाली है? पूजा, देखिए, चमत्कारिक समीकरण जनता पैदा करती है, पार्टियां नहीं। पार्टियों को अपनी बात जनता के सामने रखती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री लल्लू जी के नेतृत्व में या राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जनता से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को उठा रहे हैं, झेल जा रहे हैं। चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, तमाम जगहों पे जो कानून व्यवस्था की खराब स्थिति है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो और चाहे किसानों का आंदोलन हो, सारी चीजों में सरकार के खिलाफ, जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता सब कुछ देख रही है।
अच्छा, ये मुकाबला है किससे इस बार? बीजेपी से है या फिर बाकी की अन्य पार्टियों से भी मुकाबला है कांग्रेस का? हमारा मुकाबला बहुत स्पष्ट रूप से जन विरोधी जो सरकार है उससे है। मतलब बीजेपी से है, बाकी और किसी पार्टी से नहीं? तो फिर ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी मैदान में उतर रही है और सिर्फ वोट कटुआ पार्टी के तौर पर तो भूमिका नहीं निभाएगी? देखिए, ये आपके अपने निर्मम विश्लेषण हैं या आपके अपने विश्लेषण कहीं किसी विशेष पार्टी विशेष से अगर आपके समर्थित हो तो ये आप कह सकती हैं। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके सांप्रदायिक नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं और हम जनता के बीच में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र जी, एक सवाल और है। चलिए, आप भी आरोप लगा सकते हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इस तरह के मुद्दों को उठाकर चुनाव लड़ा जा सकता है या फिर संगठनात्मक तौर पर भी कांग्रेस को और मजबूत करना होगा खुद को? इस पर भी कांग्रेस काम कर रही है। संगठन तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों का मजबूत होना चाहिए। बगैर संगठन के तो आप जन विरोधी कोई भी बात के खिलाफ आप जा ही नहीं सकते, जन विरोधी सरकार के खिलाफ नहीं जाते। तो सच्चाई है कि संगठन की मजबूती एक निरंतरता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और वो हम हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। उसका उपचुनावों से कोई मतलब नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से अपने संगठन के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं और जनता को ये बता के जा रहे हैं। असंख्य बार श्री लल्लू जी जेल जा चुके हैं आपके मुद्दों में। तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई सरकार से है, सत्ता से है और सांप्रदायिक ताकतों से है। बाकी आप तो उसका जो भी विश्लेषण करना चाहे आप उसके लिए स्वतंत्र है। क्या आपके पीछे के जितने लोग हैं जो विश्लेषण करना चाहे, चाहे निर्मम करें चाहे धनात्मक करें, आप लोग स्वतंत्र हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिस सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं उस सरकार के खिलाफ में हमारा ये चुनाव है और 5 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने। लेकिन देखिए, अगर यहां इन 7 सीटों के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो इनमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास, मल्हनी सीट, बाकी की 6 सीटें बीजेपी के ही पास। अब अगर मल्हनी सीट की बात करें, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा कभी रहा नहीं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अपनी साख बचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये 1 सीट भी चली गई तो समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी के पास में अच्छा खासा मौका होगा भुनाने का कि देख लीजिए कैसे जो लोग चीख चीख कर सरकार को घेरा करते थे उनकी असलियत क्या है। वहीं लेकिन दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की तो समाजवादी पार्टी के पास में अपने कार्यकर्ताओं में और जोश भरने का मौका होगा 2022 के चुनाव के लिए, क्योंकि उपचुनावों को आमतौर पर कहा जाता है कि ये वार्म अप है, चुनाव से पहले का वार्म अप है और इस वार्म अप में कौन ज्यादा बेहतर कसरत कर रहा है ये नतीजे बताएंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सचिवालय से एक बार फिर से फर्जी पास का रैकेट पकड़ा गया। फर्जी पास से गाड़ी के साथ विधानसभा में प्रवेश करते युवक गिरफ्तार। कानपुर नंबर की गाड़ी पर जारी पास दिल्ली नंबर की गाड़ी पर लगा था। युवक से फर्जी समीक्षा अधिकारी का आई कार्ड भी बरामद हुआ। सचिवालय के गेट नंबर 7 से पकड़ा गया जालसाज अभय प्रताप सिंह। समीक्षा अधिकारी संविदा के पद पर बना सचिवालय का फर्जी पहचान पत्र जालसाज को हजरतगंज पुलिस के हवाले किया गया है। देखिए, फर्जी पास के तहत सचिवालय में एंट्री का ये कोई पहला मामला नहीं, लेकिन पूछताछ में अब खुलासा हुआ है कि कैसे ये फर्जी पास का पूरा खेल चल रहा था। फिलहाल जालसाज अब पुलिस की गिरफ्त में है। हाथरस मामले में सांसद राजवीर दिलेर की बेटी मंजू दिलेर का एक 19 तारीख का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंजू दिलेर ने 19 तारीख को ही चारों आरोपियों को रेप का दोषी बताया था, जबकि 22 तारीख को सीओ की ओर से पीड़िता का बयान लेने के बाद रेप और गैंगरेप का मामला सामने आया। इस बारे में सांसद राजवीर दिलेर का कहना है कि मैं और मेरी बेटी जाति बाड़ी की राजनीति नहीं करते। पीड़िता के परिजनों ने मंजू को यह सब बताया था और उसे पत्र दिया था। उसके बाद उसने कार्रवाई के लिए पत्र दिया। मंजू दिलेर का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 19 तारीख को ही बताया गया हाथरस के आरोपियों को दोषी। मंजू दिलेर का ये पत्र सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सफाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 19 तारीख को ही हाथरस के आरोपियों को जो दोषी बताने का पत्र वायरल हो रहा है, ये गलत है। हम ऐसी जातिवाड़ी की राजनीति नहीं करते।
उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 6 सीटों पर आरएलडी सपा का समर्थन करेगी। सपा और आरएलडी उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे। आरएलडी ने बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी। बुलंदशहर के लिए प्रवीण कुमार सिंह को मिला टिकट। बाकी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगी आरएलडी, यानी 7 में से 1 सीट पर आरएलडी अपना प्रत्याशी उतार रही है। बाकी की जो 6 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। देखिए, आपको याद होगा जब महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत के दौरान में धर्मेंद्र यादव अखिलेश का संदेश लेकर जब पहुंचे थे मंच पर, तो उनकी ओर से कहा गया था कि आगामी चुनाव भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर ही लड़ेंगे। और उसके बाद आज जब सीट को बंटवारा हो रहा है तो 6 समाजवादी पार्टी के पास और 1 आरएलडी के पास में है। एसके वाजपेयी का सीधे हम रुख कर लेते हैं। एसके, आरएलडी 6 पर समर्थन दे रही है, 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से बुलंदशहर सीट के लिए प्रवीण कुमार सिंह को आरएलडी ने चुनाव प्रत्याशी बनाया है, लेकिन हम ये बता दें कि ये सीट भी समाजवादी पार्टी के पास थी। ऐसी स्थिति में आरएलडी जब इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर रही है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो आरएलडी ने अपनी सीट घोषित की है बुलंदशहर की, उसी में ये सीट की घोषणा भी की है कि बाकी की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल। तो कहीं न कहीं जो जिस तरीके से आरएलडी ने घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें 2017 और 2019 में जिस तरीके से सपा, आरएलडी और बीएसपी ने गठबंधन किया था, हालांकि वो गठबंधन हम कहें कि सफल नहीं हुआ था, लेकिन बावजूद इसके अब राष्ट्रीय लोकदल ने दोबारा से समाजवादी पार्टी के साथ ये गठबंधन किया है, जिसमें बुलंदशहर की सीट को छोड़कर बाकी की 6 सीटों पर समर्थन करने का ऐलान किया है। और समाजवादी पार्टी का ऐलान होना बाकी है, जिसमें वो बुलंदशहर की सीट को छोड़कर बाकी की 6 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करें। जहां तक स्वार सीट का सवाल है, जिस पर चुनाव भी नहीं हो रहा था, वो सीट भी समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 6 सीटें बची हैं, उस पर जहां 4 सीटों पर पहले ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो आरएलडी के घोषित प्रत्याशी को लेकर क्या घोषणा सपा की तरफ से होती है। हालांकि आरएलडी का समर्थन जरूर समाजवादी पार्टी को है, जिसको लेकर आधिकारिक घोषणा जयंत ज्योति की तरफ से की जा चुकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बुलंदशहर के लिए प्रवीण को मैदान में उतारा गया है। बाकी के जो 6 प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी के होंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इससे पहले देखिए 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 1 सीट अभी छोड़ दी गई है, स्वार सीट। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। रोहित जी, कितना मजबूत मान रहे हैं ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी का साथ उपचुनाव में? रोहित, शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन देखिए वेस्टर्न यूपी की टूंडला है, बुलंदशहर, नौगावा सादत है, और ये देखिए ये सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। उपचुनाव में आरएलडी अपना 1 प्रत्याशी रख रही है बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के लिए। बुलंदशहर के लिए प्रवीण कुमार सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा बाकी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरएलडी ने अपना समर्थन दे दिया है। और आपको याद होगा, हम फिर जिक्र कर रहे हैं महापंचायत का, जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, उस मंच पर समाजवादी पार्टी की मौजूदगी ही ये संदेश देने के लिए थी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ है। हमारे साथ रोहित फिर जुड़ गए। रोहित, उपचुनाव के लिए तैयारी लगातार जारी है, समाजवादी पार्टी आरएलडी साथ साथ है उपचुनाव में। जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने 2019 चुनाव भी साथ में मिलके लड़ा था जी, और अब आगे उपचुनाव भी साथ में मिलके ही लड़ेंगे। कितना मजबूत है ये जोड़? हाँ जी, कितना मजबूत है जोड़? नहीं, ये मजबूत है। हमने देखा कल मुजफ्फरनगर में, जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था सरकार की विरोध में, और जिस तरीके से सरकार से पूरी जन विरोधी नीतियां हैं, उसको सामने देखते हुए पूरी तरीके से लोकदल और समाजवादी पार्टी की जितनी भी सीटें हैं सबको जीतने का पूरा प्रयास रहेगा। और क्योंकि सरकार अपने षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रही है और जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, तो थक चुकी है सरकार के जुमलों से। तो 7 में से कितनी सीटें हैं आप लोगों के खाते में? बुलंदशहर से हम लोग लड़ रहे हैं उपचुनाव। बाकी 5 सीटों पे अभी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित आपका।